प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और जिज्ञासुओं, नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम समकालीन कविता पर विचार करेंगे। समकालीन कविता क्या है, क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह सब जानने की कोशिश इस चर्चा के माध्यम से आज हम करेंगे। समकालीन कविता, यह नाम इतना व्यापक है, इसकी परिधि इतनी बड़ी है कि किसी भी एक या दो लेखों या व्याख्यानों या पाठों में इसे पूरी तरह समेटना असंभव है। इसका दायरा इतना विस्तृत है कि एक दो लेख या व्याख्यान या पाठ न तो समकालीन कविता के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं और न ही समकालीन कवियों के साथ। वे अधूरे होने को अभिशप्त हैं। इसके बावजूद कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। यहाँ समकालीन कविता के बारे में जो चर्चा की जा रही है वह समकालीन कविता को समझने की एक कोशिश भर है। इसका एक मतलब यह है कि यहाँ जिन कविताओं और कवियों की चर्चा की जा रही है उनके अलावा और भी कविताओं और कवियों की चर्चा इस मामले में होनी चाहिए। और दूसरा मतलब यह है कि यहाँ जिनकी चर्चा की गई है उनको भी समकालीन कविता पर विचार करते हुए देखा जाना चाहिए। समकालीन कविता सन 60 के बाद की हिंदी कविता को कहा जाता है। यह नाम पूरी साठोत्तरी कविता के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य के विविध युगों और उनकी प्रवृत्तियों के नामकरण का इतिहास बताता है कि लगभग सभी नामों का सबसे असरकारी तर्क जन स्वीकृति है, प्रचलन है। कोई नाम कितना तर्कसंगत या उचित है, हमेशा इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य यह साबित होता रहा है कि वह नाम कितना अप्रचलित रह गया और कितना प्रचलित हुआ। समकालीन कविता नाम को अगर सन 60 के बाद की हिंदी कविता का नाम माना जाए, जैसा कि उसे लगभग माना गया है, तो कहना होगा कि समकालीन कविता सन 60 से शुरू होकर हिंदी में आज तक जारी है। कारण चाहे जो हों, पर सत्य यही है कि बहुत से नाम प्रस्तावित होने के बावजूद सन 60 से आज तक की कविता के लिए समकालीन कविता से ज़्यादा प्रचलित नाम दूसरा कोई नहीं है। ये ज़रूर है कि समकालीन कविता के अनेक रूप हैं जो समय समय पर सामने आते रहे हैं। इन रूपों को समझने की कोशिश की जाए तो इनको प्रमुख रूप से 4 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। एक, कविता के विविध आंदोलन और अकविता। दूसरा, जनसाधारण के सत्य से प्रतिबद्ध या नक्सल प्रभावित कविता। तीसरा, 8वें दशक की कविता। और चौथा, भूमंडलीकरण के बाद की कविता। मोटे तौर पर ये 4 रूप समकालीन कविता के हैं और चारों की पृष्ठभूमि पूरी तरह एक जैसी नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर चारों की पृष्ठभूमि में है। किसी भी रचना की पृष्ठभूमि उसके समय का समाज और उसकी परिस्थितियां होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास में उस रचना की भूमिका और योगदान का मूल्यांकन संभव होता है। दूसरे शब्दों में रचना काल रचना की पृष्ठभूमि होता है। समकालीन कविता का रचना काल भी समकालीन कविता की पृष्ठभूमि है। इस रचना काल को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है कविता की। इसी से उसकी ऐतिहासिक और सर्जनात्मक भूमिका तय होती है। समकालीन कविता का रचनाकाल सन 60 के बाद का है, तो सन 60 के आसपास की परिस्थितियों को हमें देखना होगा। इस समय की प्रमुख घटनाएं और तथ्य क्या थे? आज़ादी और पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद सन 60 के आसपास 57% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे थे। औद्योगिकरण के बावजूद जनता में बेरोजगारी बढ़ रही थी। जाति और संप्रदाय के आधार पर वोटों का जुगाड़ करना राजनीति की पहचान बन रहा था। राजनीति मूल्यहीन अवसरवाद बन रही थी। सत्ता लोलुपता उसका एकमात्र उद्देश्य बन रहा था। नगरों में धनतंत्र का वर्चस्व कायम हो रहा था और बढ़ रहा था, जिसने बनावट और दिखावे की संस्कृति को, कहना चाहिए अपसंस्कृति को, बढ़ावा दिया था। इसके कारण ईमानदारी, नैतिकता, आपसदारी और सादगी जैसे मूल्य एकदम हाशिए पर चले गए थे, उपेक्षित कर दिए गए थे। नगरीकरण ने मनुष्य को विस्थापित,
अकेला, कुंठित, नशाखोर, लालची, कामुक, बनावटी और तनावग्रस्त बना दिया था। नागरिक जीवन तरह तरह के अपराधों का शिकार हो गया था। पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों के प्रति घृणा और आक्रामकता मनुष्य के मानस का हिस्सा बन गई थी। ये मानस हवा में नहीं बना था, इसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसे समझने की कोशिश करें। सन 62 में चीन के साथ युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे ने दम तोड़ दिया था। यह शांति कपोत के रूप में सामने आने वाले भारतीय संस्कृति के महान मूल्य शांति का सीमित अर्थों में राजनीतिक देहांत भी था। इससे भारतीय मूल्यों में अविश्वास या अनास्था की मानसिकता का पैदा होना भी स्वाभाविक था और प्रसारित होना भी। कुछ ही समय बाद पंडित नेहरू का भी देहांत हो गया था। उसके कुछ ही समय बाद शास्त्री जी का निधन भी हो गया। इससे देश में नेतृत्व का संकट बार बार पैदा हुआ। महात्मा गांधी जैसे पूरी शताब्दी को आलोकित करने वाले नेतृत्व को पैदा किया था इस देश ने, और इस देश के लिए ये कोई मामूली झटका नहीं था कि इसके सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो। इस झटके से व्यापक स्तर पर घनघोर निराशा पैदा हुई थी। नेतृत्व रास्ता दिखाता है और नेतृत्व का संकट असल में रास्ते का संकट भी था। तुलसी के शब्दों में कहें तो कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं क्या करें, ऐसी स्थिति जनमानस के सामने पैदा हो गई थी। अर्थव्यवस्था से ज़्यादातर जनता की हालत नहीं सुधरी थी। महात्मा गांधी जिसे दरिद्र नारायण कहते थे, वो नारायण तो दूर मनुष्य की तरह भी नहीं जी पा रहा था। विजय कुमार ने प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक सुगत दास गुप्त को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उनके अनुसार विकास गरीबी को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी अवधारणा में, उसके कॉन्सेप्ट में ही ये बात निहित है। विकास का मतलब है अमीरी में बढ़ोतरी। यह अमीरी जीवन की लागत को बढ़ाती है और उससे दाम बढ़ने लगते हैं। मूल्य स्तर के साथ साथ एक वर्ग की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, पर अंशतः। लेकिन जो लोग इस दायरे में नहीं आते, वे लोग ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जाने के कारण गरीब होते जाते हैं। इस युग की स्थिति का एक और पक्ष यह है कि मध्य वर्ग का जीवन सिद्धांत अधिकांशतः मारो खाओ हाथ मत आओ के अवसरवाद का शिकार हो रहा था। न राजनीति में कोई आशाजनक दिशा थी, न समाज में कोई उत्साहवर्धक आंदोलन था। सर्वत्र लगभग अराजकता की स्थिति थी। ये अराजकता की स्थिति स्वतंत्रता से मोह भंग का कारण बनी, और ये मोहभंग साठोत्तरी या समकालीन कविता के केंद्र में है। इस मोहभंग के अनेक स्तर हैं। ये मोहभंग परंपरा से भी है, आज़ादी से भी है, अर्थव्यवस्था से भी है, रूढ़ियों से भी है, राजनीति से भी है, शासन व्यवस्था से भी है, और यहाँ तक कि कविता से भी है। कैलाश वाजपेयी ने कहा कि सत्य शब्द का उच्चारण अब केवल अर्थी ले जाने में होता है। ये घनघोर निराशा घनघोर अराजकता के रूप में प्रकट हुई। यह अराजकता अनेक आंदोलनों के रूप में भी सामने आई। बहुत ही कम समय में बहुत सारे आंदोलन हिंदी कविता में चलाने की कोशिश की गई। लगभग सभी आंदोलन थोड़ी सी देर अपनी चमक दिखाकर या बिना दिखाए अपनी मौत अपने आप मर गए। हालांकि ये सभी मोहभंग की व्यापक मानसिकता से और अपने समय की घनघोर निराशा से पैदा हुए थे, परंतु अपने समय के प्रति दायित्वपूर्ण रवैया प्रायः न अपनाने के कारण अल्पजीवी रहे। इन सब आंदोलनों का परिचय इनके नामों के जरिए मिल सकता है। इनमें से कुछ आंदोलनों के नाम हैं सनातन सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, अन्यथावादी कविता, सीमांत कविता, युयुत्सावादी कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता, अभिनव कविता, नाटकीय कविता, एंटी कविता, एब्सर्ड कविता, बीट कविता। अमेरिका के जो बीटनिक कवि थे एलन गिन्सबर्ग, उसके प्रभाव से ये बीट कविता भी हिंदी में आई। ठोस कविता, विद्रोही कविता, ताज़ी कविता, नंगी कविता आदि आदि बहुत सारे आंदोलन उस समय हिंदी की कविता में चलाने की कोशिश की गई। और इन सभी आंदोलनों में से केवल एक आंदोलन ऐसा था जिसकी चर्चा अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक चलती रही, और वो आंदोलन था अकविता का आंदोलन। अकविता पत्रिका के 3 संपादक थे, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और रविंद्रनाथ त्यागी। सन 1965 से 67 तक ये पत्रिका प्रकाशित हुई और इससे अकविता आंदोलन को रूप मिला। अकविता के बारे में चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले हम अकविता
अपने मिजाज में, अपनी अभिव्यक्ति में कैसी थी, ये जानने के लिए कविता के कुछ उदाहरण देखें। जगदीश चतुर्वेदी की कविता पंक्तियाँ थी, कीड़े भरे सीने और दुखती रगों में नहीं है जान, लोग घबराते हैं करते पहचान, अपने डिब्बों में कैद होकर पढ़ते हैं गीता या कोक शास्त्र, और सारा देश बदल जाता है धर्मशाला में। मोना गुलाटी ने लिखा, पूरी पीढ़ी बंजर हो और बंजर रहे मेरे देश की धरती, मुझे नहीं आकांक्षा किसी के जीवन या मृत्यु की, काली और सपाट आंखों में देखते हुए मैं हत्याएं करूंगी और अपनी आत्महत्या प्रतिशोध की अंधी गलियों में दौड़ते हुए और भोगते हुए। श्याम परमार ने लिखा, बहुत सी चीलें आसमान में छत्ता बनाती हुई फैलती जा रही हैं, लगता है मैं अपने से अजनबी हो गया हूँ। सौमित्र मोहन ने कहा, हर चीज़ स्थिर है, स्तब्ध है, केवल कुछ धड़कनें हैं, सिगरेट का आखिरी कश, मैं कोई भी गुनाह करने को राजी हूँ। बिल्कुल साफ है कि ऐसी कविताएं उस अनास्था, कुंठा और दिशाहीनता का नतीजा थी जो समकालीन परिस्थितियों में उस समय मौजूद था। जगदीश चतुर्वेदी के अनुसार कवि द्वारा रचा जाने वाला यह संसार एक प्रकार से उसका अंडरवर्ल्ड है और वह इस अंडरवर्ल्ड का तानाशाह है। जगदीश चतुर्वेदी की इस बात से बहुत साफ है कि मूल्यों से कोई लगाव कविता के कवियों को नहीं था। यह नई कविता से एकदम अलग तरह की काव्य भाषा है जो इनकी कविताओं में दिखाई पड़ी। इसमें प्रतीकों और बिंबों की कोई ज़रूरत कवि महसूस ही नहीं करता। सपाट बयानी इसकी भाषा है और यह सपाट बयानी आक्रोश और अनास्था का सहज रूप था जिसे कविता ने अपनाया। कवि और कविता का एंटी ग्लैमराइजेशन इस दौर में हुआ, कविता के दौर में। इसका कवि समाज का न कोई जिम्मेदार हिस्सा रह गया और न ही विशेष हिस्सा रह गया, गैर जिम्मेदार और साधारण हिस्सा बन गया समाज का। कविताएं निरंकुश या अमर्यादित आत्मालाप में बदल गईं। उदय प्रकाश ने लिखा कि नई कविता का कवि जिस स्त्री को छूने से डरता था, कविता ने उस स्त्री को 2-3 गर्भपात के बाद धर्मशाला बना डाला। स्त्री के प्रति जो थोड़ा बहुत उदात्त सामंती एथिक शेष था उसे इस दौर के कवियों ने ध्वस्त कर डाला। और इस अभिजात प्रभामंडल के विरुद्ध कविता की यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि कवि बहुत सारी अमर्यादित स्थितियां अपनी कविताओं में लाने पर और अपनी दुस्साहसिक हरकतों पर आमादा हो गए। दिशाहीन विद्रोह, आक्रोश और अराजकता उस दौर की समकालीन कविता का एक रूप है, लेकिन यह रूप ही समकालीन कविता के आक्रोश और विद्रोह का पर्याय नहीं है। इसमें रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी और धूमिल जैसे कवि भी हुए जिनकी कविताओं में असंतोष को अपेक्षाकृत अधिक सर्जनात्मक रूप मिला। राजकमल चौधरी कहते हैं, आदमी को इस लोकतंत्री संसार से अलग हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए कस्साबों, गांजाखोरों, साधुओं, भिखमंगों, अफीमची, रंडियों की काली और अंधी दुनिया में। मसानों में अधजली लाशें नोच कर खाते रहना श्रेयस्कर है जीवित पड़ोसियों को खाने से। हम लोगों को अब शामिल नहीं रहना है इस धरती से आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश में। अपने समय से असंतोष यहाँ तीव्र घृणा के साथ अभिव्यक्त हुआ है। इतनी घृणा जितनी राजकमल चौधरी में है शायद ही किसी और हिंदी के कवि में होगी। राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग शीर्षक कविता में कवि, व्यक्ति और देश में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस कविता में उन्होंने लिखा, लेकिन मेरा देश, मेरा पेट, मेरा ब्लडर, मेरी अंतड़ियाँ खुलने से पहले सर्जनों को जान लेना होगा, हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मांस अथवा मिट्टी, केवल हवा, कीड़े, जख्म और गंदे पनाले हैं। अधिक स्थानों पर इस देश में जहाँ सड़कर फट गई हैं नसें। कितना असंतोष और कितनी घृणा राजकमल चौधरी की कविताओं में मिलती है, जबकि श्रीकांत वर्मा के यहाँ असंतोष ने अपेक्षाकृत अधिक संयमित रूप लिया है। तीसरा रास्ता शीर्षक कविता में उन्होंने कहा, मित्रों, 2 ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, असत्य कहें, असत्य जिएं, असत्य करें, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अनंत में प्राण तो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध
अवंती, कोसल या विदर्भ होकर नहीं जाता। आशय यह है कि राजसत्ता से परे या दूर है तीसरा रास्ता। समकालीन कविता में इस अपेक्षाकृत संयत स्वर की चर्चा करने से पहले अकविता के योगदान के बारे में चर्चा करना जरूरी है। क्या यह अकविता का आंदोलन हिंदी को कुछ नहीं देकर गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कवि इस आंदोलन के योगदान की तरह सामने आए, जिनमें प्रमुख थे सुदामा, पांडे, धूमिल। धूमिल की कविताओं में समकालीन असंतोष और गुस्से ने एकदम नई काव्य भाषा में आकार लिया। समकालीन राजनीति, भ्रष्टाचार को अनेक कोणों से देखते हुए उन्होंने अपने समय का सच धारदार भाषा में झिझोड़ कर रख देने वाले तेवर के साथ अभिव्यक्त किया। उन्होंने लिखा, जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। ये मदारी तथाकथित जनप्रतिनिधि थे जिनकी भरपूर खबर धूमिल की कविताओं में ली गई। मध्यवर्गीय अनैतिकता और अवसरवाद की खबर लेते हुए उन्होंने लिखा, जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। अपनी थाली, सिर्फ अपनी थाली की चिंता करने वाला आदमी देश और समाज की चिंता नहीं कर सकता। धूमिल के शब्दों में यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है और या फिर गरीब है। अपने समय को शब्द देते हुए उनका कहना था, अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब न तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगें और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। समाज में कुछ लोग हैं जो अपने धंधे के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहते और कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते। कारण इसका यह है, सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूं जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। शहरी मध्यवर्ग को जो इस स्थिति को देख सकता है वो देखना नहीं चाहता। इस हद तक वह चतुराई से काम लेता है कि अपने बारे में कहता है कि मुझ में भी आग है, मगर वह भभक बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता, कुछ इस तरह कि चीज़ों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। परिवर्तन के लिए जीना नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए जीते हुए अपने आप को दिखाना। बनावट और दिखावट को धूमिल ने अपनी कविताओं में खूब बेनकाब किया। कहा, मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर बेकार मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसी को मादा पाया है। और वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं। यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। अपने समय के अवसरवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कायरता और मक्कारी को इतने ताकतवर स्वर में शायद ही किसी और कवि ने धिक्कारा और ललकारा हो। नफरत उनकी कविताओं में पूरी ताकत के साथ रूपायित होती है। पूरे देश के गुस्से को पूरी ताकत के साथ उनकी कविताओं में आकार मिलता है। नेमिचंद्र जैन ने ठीक कहा है कि 6-7वें दशक में देशव्यापी मोहभंग की प्रक्रिया से उत्पन्न तलखी और गुस्से को धूमिल ने एक अलग तरह की चुनौती देती, ललकारती हुई दबंग भाषा दी, जिसमें व्यंग्य और ऊर्जा का बड़ा प्रभावी मिश्रण है। नाटकीय तनाव भरी भाषा है वह। धूमिल ने तुकों का बड़ा सर्जनात्मक इस्तेमाल किया है। पहले भी कुछ एक कवियों ने तुकों का ऐसा इस्तेमाल किया है, पर धूमिल की कविताओं में वे जितनी विस्फोटक रूप में कारगर हुई हैं वैसी और किसी के यहाँ नहीं। साठोत्तरी या समकालीन कविता की भाषा को यह धूमिल का योगदान है। सच तो यह है कि कविता ने कविता की भाषा का जो मुहावरा दिया उसका सबसे ताकतवर रूप धूमिल की भाषा में है। धूमिल को अगर अकविता का हिंदी कविता को योगदान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये समकालीन कविता का पहला रूप था जो बहुत सारे आंदोलनों के रूप में हमारे सामने आया और जिसका योगदान, खासकर कविता आंदोलन का योगदान, हमने धूमिल के रूप में देखा। अब समकालीन कविता का एक दूसरा रूप एक बड़ी राजनीतिक घटना से जुड़ा है जो घटना इस दौर में हुई। इस घटना का नाम है नक्सली आंदोलन।
जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में आंदोलन हुआ तो उसकी चर्चा लगभग सब जगह हुई और भरपूर हुई। समकालीन कविता की एक धारा इससे पूरी तरह प्रभावित हुई। इतिहास के इस हिस्से को जानने के लिए नक्सलवाद को पहचानना होगा। नक्सलवाद और नक्सल प्रभावित कविता के बारे में बात करते हुए ये देखना चाहिए कि सन 67 में नक्सलबाड़ी में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किसानों का हथियारबंद आंदोलन हुआ। नक्सलबाड़ी असल में 60 गांवों का एक सामूहिक नाम है। दूसरे शब्दों में नक्सलबाड़ी के तहत 60 गांव आते हैं। ये गांव पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले की सिलीगुड़ी तहसील के तहत खूबसूरत पहाड़ी इलाके के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ चाय की खेती होती है। इस खेती पर निर्भर रहने वाली संथाल, मुंडा, राजवंशी, ओराव आदि कई आदिवासी जातियाँ यहाँ रहती थीं। वे ज़मीन को साफ करती, खेती लायक बनाती। जब ज़मीन तैयार हो जाती तो कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल कर सरकारी अधिकारी और ज़मींदार उसे हथिया लेते। आदिवासी लगातार नई ज़मीन तैयार करते और उससे बेदखल हो जाते। इससे संघर्ष की ज़मीन तैयार हुई। कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल इस संघर्ष के शुरुआती नेता थे। एक बार एक आदिवासी को ज़मीन से बेदखल करने का हिंसक विरोध हुआ। उस विरोध का हिंसक दमन हुआ और फिर ये संघर्ष बढ़ता चला गया। इधर से भी हिंसा, उधर से भी हिंसा। नक्सलबाड़ी अपनी खूबसूरती के बजाय रक्त रंजित संघर्षों के लिए जाना जाने लगा। सन 71-72 तक नक्सलवाद का ये आंदोलन तीखे मतभेदों और टूट फूट का शिकार होकर असफल हो गया, लेकिन इसका असर राजनीति और साहित्य पर पड़ा। राजनीति में अनेक अति वामपंथी दलों का उदय हुआ तो समकालीन या साठोत्तरी कविता में क्रांति के अतिवाद को घोषित करती कविताएं लिखी जाने लगी। अन्याय के हिंसक और गुरिल्ला विरोध को उचित मानने वाली विचारधारा नक्सलवाद कहलाई और उसके अनुयायी नक्सलवादी। साठोत्तरी या समकालीन कविता का एक रूप नक्सल प्रभावित कविता भी है। इस कविता धारा में नक्सलवादी सिद्धांतों को जस का तस कविताओं में उतारा भी गया है। उसी तरह जैसे प्रगतिवाद के दौरान मार्क्सवादी सिद्धांतों को कुछ तथाकथित कविताओं में उतार दिया गया था। कविता के इतिहास की वह दुर्घटना नक्सल प्रभावित कविता में मानो फिर से दोहराई गई। डॉक्टर माहेश्वर ने एक कविता में लिखा, हिंसा का जवाब सिर्फ हिंसा से दिया जा सकता है। बंदूक की नली से पैदा होती है राजनीतिक क्षमता। ये कविता डॉक्टर माहेश्वर की माओ त्से तुंग के उस मशहूर कथन का पर्याय है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता का जन्म बंदूक की नली से होता है। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह ने अपनी एक कविता में कहा, मेरे हाथों में ये जो कलम है कल की लड़ाई का नक्श तैयार करने में लगी है। ये कलम की सार्थकता उस समय मानी गई। वेणुगोपाल ने लिखा, जंगल है सिर की जगह पर और एक माचिस है मेरे हाथ में कलम के नाम पर। चाह है कि एक दावानल भड़काऊं ताकि अपने होने को मंजूर करने की राह पहचान सकूं। ज्ञानेंद्र पति ने कहा कि ये वह कविता नहीं पत्थर है, बिल्कुल ठीक जगह फेंके जाने को तना। ये कविता के अनेक रूप उस समय की कविता में सामने आए। आलोक धनवा ने कहा, आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर एक दारोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिला रही है। ये नक्सलवादी आंदोलन के कुछ प्रभाव थे जो समकालीन कविता में दिखलाई पड़े और ये सभी प्रभाव भी बहुत व्यापक स्तर पर निर्णायक रूप से समकालीन कविता को रूपायित नहीं कर सके। ये केवल समकालीन कविता की एक धारा थी, एक रूप था जो नक्सल प्रभावित कविता के रूप में सामने आया। हालांकि नक्सल प्रभावित कविता के कवियों ने घर और खेत और समाज की विभिन्न स्थितियों से जुड़ी कुछ मार्मिक कविताएं भी लिखी, लेकिन वो कविताएं नक्सली प्रभाव की कविताओं के घटाटोप में छुप गई, मंद हो गई और इस तरह से समकालीन कविता का एक और रूप पूरा हुआ। आज की चर्चा में हमने ये देखा और समझने की कोशिश की कि समकालीन कविता किन परिस्थितियों के संदर्भ में शुरू हुई और उसने किन किन रूपों में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। प्रमुख रूप से दो रूपों की चर्चा इसमें हमने की, जो एक तो विविध कई तरह के जो आंदोलन थे नई कविता के संसार में जो चले
उनकी चर्चा हमने की, और उसमें सर्वाधिक चर्चा अकविता आंदोलन की हुई। अकविता का योगदान हिंदी कविता को धूमिल के रूप में सामने आया, ये चर्चा हमने की। और इसके अलावा हमने ये देखने की कोशिश की कि नक्सल प्रभावित कविता के रूप में समकालीन कविता का एक और चेहरा पाठकों के सामने आया और उन्होंने उसे देखा, समझा। हालांकि ये प्रभाव नक्सलवादी आंदोलन का प्रभाव समकालीन कविता के एक छोटे से रूप पर था और ये बहुत काल में, समय में बहुत दूर तक आगे नहीं गया। लेकिन जब समकालीन कविता के इतिहास की चर्चा होगी तब नक्सल प्रभावित कविता की चर्चा भी ज़रूर होगी, और वही चर्चा करने की कोशिश हमने की है। अगले व्याख्यान में हम कोशिश करेंगे कि समकालीन कविता की जो यात्रा चल रही थी वो आगे किन किन रूपों में होते हुए और आगे बढ़ी है। धन्यवाद।